दोस्तों नमस्कार। उत्तरांचल क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक बार हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्ट जो 2 है, जो लेसन जो है कक्षा 12 में, जो क्लास 12th में, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स या जनरल स्टडीज़ के तौर पे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है। और इसमें सारे जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको मैंने एक प्रॉपर कंपाइल करके यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो अंग महाजनपद है कहाँ अवस्थित था। तो दोस्तों जो अंग महाजनपद जो अवस्थित था उसको हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। तत्कालीन समय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत था वो महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें अंग महाजनपद जो था वो आज का बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं उसमें स्थित था। सेकंड है, कम्बोज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो जो कम्बोज महाजनपद थे उसकी राजधानी हाटक थी। हाटक। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 महाजनपद जो थे, महत्वपूर्ण महाजनपद, उनकी राजधानियाँ भी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो सेम यहाँ पर पूछा गया है कि कम्बोज जो था उसकी जो कैपिटल जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो हाटक थी। थर्ड है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो श्रावस्ती जो थी वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो कुरु जो वर्तमान जो कुरु क्षेत्र आप देखेंगे ये वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र था और यहीं पर जो इसकी क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इसमें हम ये देखेंगे कि जो अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कुरु महाजनपद कहाँ अवस्थित था। तो वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली और मेरठ के का जो पूरा रीजन है वो कुरु महाजनपद का क्षेत्र था। और इसकी जो राजधानी थी उस समय ये इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। और आपको महाभारत काल में भी आपको इस प्रकार की महाजनपद को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और यानी कि एक कॉन्टेम्प्ररी टाइम पे जब महाभारत लिखी गई होगी तो उस समय महाजनपदों में भारत जो था स्थित था। नेक्स्ट है, पद्मानंद महापद्मानंद किस वंश का था। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये नंद वंश का शासक था महापद्मानंद। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो अजातशत्रु जो था वो बौद्ध धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। साथ है, बौद्ध ग्रंथों में किस शासक के विषय में उल्लेख है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। तो ये अशोक के बारे में बताया जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। ये जो सिंघल द्वीप से जो ये बौद्ध धर्म का जो ये ग्रंथ प्राप्त हुआ है उसमें इस प्रकार की बातें कही गई है, लेकिन प्रॉपर जो बौद्धिस्ट है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये आपके चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट है, किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य की स्मृति, दो स्मृतियों के क्या है, नाम है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का किस काल का है। तो ये गुप्त काल का है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली बहुत जल्दी विकसित हुई और इसमें जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल में ही बना हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी एक हिंद यवन शासक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप डिमेट्रियस की बात करते हैं। डिमेट्रियस भारत के हिंदी उसमें हम पढ़ते तो दारा प्रथम पढ़ते हैं, लेकिन जो यूनानी जो शब्द है वो डिमेट्रियस है। यह हिंद यवन शासक था जिसकी राजधानी जो थी सियालकोट थी। नेक्स्ट है, नहपान किस वंश का शासक था। तो नहपान जो था वो छैरात वंश का शासक था और अपने आप में एक प्रमुख शासक था। अशोक के शिलालेख किन स्थानों पर मिले हैं। तो रूपनाथ जबलपुर में मिला है, सहसराम शाहाबाद जिला बिहार में, वैराट बैराटपुर है विराटनगर, ये जयपुर का प्राचीन नाम था। उसी प्रकार से मास्की रायचूर जिले में, सिद्धपुर में मिला है, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरी में बौद्ध के जो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं वो मिले हैं और उसमें पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अशोक ने अपने समय में जो अपनी सूचनाएं थी वो जन जन तक पहुंचाने के लिए इन शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुहा लेखों यानी कैव एडिक्ट का प्रयोग किया। इनको अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो पिल्लर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट,
एंड कैव एडिक्ट के रूप में हम इनको पाते हैं। नेक्स्ट है, सोने के सिक्कों का प्रारंभ किस कुषाण सम्राट के समय में हुआ था? तो ये कुषाण सम्राट जो था वो विम किटफिशेस के, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विम कटफिशेस के काल में हुआ था। दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाले थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन। फिर सबसे बड़ी मात्रा में जो थे वो कुषाणों ने किया था। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो किया था वो कुषाणों ने प्रयोग किया था, और गुप्त काल में भी सोने के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलित हुए थे। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो जो कण्व वंश है उसका संस्थापक था वासुदेव। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, जो वर्तमान पेशावर का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुई थी उसका उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था उपाध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष थे वो सुमित्रा अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और कनिष्क इस समय भारत के शासक थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिष्क महायान शाखा का बौद्धिस्ट था, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान अपना निभाया। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है, चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, तो यहीं पर बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट, सार्थवाद किससे संबंधित है? तो सार्थवाद श्रेणी से संबंधित है। ये हिस्ट्री में बहुत कोर क्वेश्चन है कि सार्थवाद किससे संबंधित है? तो सार्थवाद जो है श्रेणी से संबंधित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित था। दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि जो सातवाहन वंश था इसके शासकों ने अपनी नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया है, जो कि उस समय के समाज में जो महिला का स्थान है या माता का स्थान है उसको महत्वपूर्ण बताता है। नेक्स्ट है, विषय शब्द से क्या आशय है? तो गुप्त काल में प्रांत या युक्तियाँ जो होते थे जिलों में जो विभाजित थी उन्हें कहा जाता था विषय, यानी जो जिले थे, जो जनपद होते थे वो अलग अलग उसमें विभाजित थे और उन्हें विषय कहा जाता था। प्रश्न भी बनता है कि गुप्त काल में जिलों को क्या कहा जाता था? तो विषय कहा जाता था, और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में युक्त कौन था? तो युक्त जो दोस्तों जो है ये एक राजस्व अधिकारी था, यानी रेवेन्यू ऑफिसर था, जिसका काम होता था टैक्स कलेक्शन करना। प्रश्न नंबर 22 है, अशोक द्वारा निर्मित गुहा लेख, यानी कि जो गुफा में जो लिखे गए लेख होते हैं यानी कैव एडिक्ट कहाँ पाए गए हैं? तो जो गुहा लेख है बराबर पहाड़ियों में गया के पास पाए गए हैं। 3 गुफाओं में ये पाए गए। इसमें अशोक द्वारा जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षु है उनको दान देने का उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने एक समय की जो भी इंफॉर्मेशंस है वो इन एडिक्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। तो यहाँ पर आज भी ये इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर ये अशोक इसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तोरमान नामक जो हूण शासक था वो किस गुप्त शासक से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्कंदगुप्त से। दोस्तों स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 5म शासक था और अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त ने हूणों को रोके रखा। हूणों का आक्रमण काफ़ी ज़्यादा स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने इन आक्रमणों को रोका हुआ था। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश की समाप्ति का मुख्य कारण ही हूणों का आक्रमण होता है, और जैसे ही गुप्तास धीरे धीरे अपनी पावर से उनकी पावर डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर हूणों का जो शासन है वो स्थापित हो जाता है। मिहिर कुल किस देवता का उपासक था? तो मिहिर कुल जो था वो शिव का उपासक था। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी आपकी साझा कर दूँ कि भारत में कुछ ऐसे भक्ति आंदोलन के समय कुछ ऐसे लोग थे जो वैष्णव को मानते थे, जिनको जो नयनार कहते थे, और जो शैव होते थे नयनार और अलवार शैव होते थे। नयनार शैव होते थे और अलवार जो होते थे वैष्णव होते थे। 2 शाखाएं थी। आपकी जानकारी होनी चाहिए कि जो मिहिर कुल है वो शिव को मानता था। गुप्तकालीन चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने कहाँ मिले हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला के जो उत्कृष्ट नमूने मिले हैं दोस्तों ये अजंता और एलोरा की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। संगमकालीन 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो ये चोल, चेर और पांड्य थे। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, मिहिर कुल किस विदेशी वंश से संबंधित था? तो मिहिर कुल जो था वो कण्व वंश से यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल एरर्स आ रहा है दोस्तों, इसको देख लेना आप। मिहिर कुल अभी मैंने बताया था ये शिव को मानता था, और ये जो था ये हूण या कण्व वंश
हुण वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान को क्या कहते थे? तो जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूदान जो था उसे अग्रहार कहते थे। नेक्स्ट है, जैनियों का स्यादवाद या अनेकांतवाद सिद्धांत क्या है? दोस्तों जो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें देखो आप, एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका मूल रूप हमारे सम्मुख नई तरीके से आएगा। यानी जैन कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल अलग अलग विजन से हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको हम इमेजिन करते हैं, तो जो उसका जो वास्तविक जो स्ट्रक्चर है वो हम नए रूप से देखेंगे, यानी हम उसमें अलग अलग प्रकार के तर्क देंगे। तो ये शादवाद या अनेकांतवाद है। बाद में हिंदू जो हमारा समाज है उसमें कुछ ऐसे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ को एक मत से देखेंगे तो सारे मत उसमें एक हो जाएंगे। तो यानी हमें बहुत विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक ही मत से देखना चाहिए। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये जो फिलॉसफी है वो है। जैनिज़्म और बौद्धिज़्म फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफियों में मानी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें है लास्ट जो सीरीज़ है हमारे इसमें क्वेश्चन है, अंग किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग जो है वो जैन धर्म के हैं। पिटक किस धर्म से के धार्मिक ग्रंथ है? तो पिटक दोस्तों बौद्ध धर्म के हैं। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको बताना चाहूँगा कि सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन दिए गए हैं, जो उनके सरमन है, वो उसमें उसका कलेक्शन है। विनय पिटक में जो है वो जो बौद्धिस्ट जो भिक्षु थे, उन बौद्धिस्ट भिक्षुओं के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक जो है वो उसमें जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धा है, यानी बुद्ध का जो दर्शन शास्त्र है वो किस में है? अभिधम्म पिटक में। तो ये 3 जो पिटक है उनको बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका जो रचयिता है वो है विशाखदत्त, और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस समय का मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, प्रथम संगम आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम संगम आयोजन मदुरा में किया गया था। मदुरा जो है आज की डेट में वो तमिलनाडु में है। दोस्तों इसमें कुछ मानचित्रात्मक कार्य भी इसमें है। यानी अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो इसमें जो भी तत्कालीन समय के जो प्लेस है, जो स्थान है, जो वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप अवंती है, मगध है, काशी है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वे स्थान जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं, कलिंग, सोपारा। नेक्स्ट जो भी है, इसमें एक्चुअली मेरे फ़ोन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है और इसमें कुछ स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पे इससे पहले के वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था। नेक्स्ट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नगर, धन्य कटक, चांद्रकेतुगढ़, कन्नौज और मथुरा। इसमें देखो दोस्तों, ये पूरे जितने भी स्थान यहाँ पे मानचित्र में बनाए गए हैं ये आपके मैप में है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप मानचित्र के माध्यम से भी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, जो प्रीवियस जो प्राचीन काल के हैं, वो आप इस मैप में देख रहे हैं, और इससे आपकी जो मैप के साथ जो आपकी जानकारी है वो क्लियर होगी। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि जो हमारा हिस्ट्री का पूरा सीरीज़ है मैं पूरा उसको कंप्लीट करूंगा, और बहुत सारे करीब करीब आपके 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की जो पूरी सीरीज़ है वो तैयार हो जाएगी, और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में वो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों एक बात और है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की अलग अलग प्लेलिस्ट है, या वीडियोस में आप जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो उसमें आपको सारे प्रश्न उसमें मिलेंगे, और आगे भी इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।